मधु विष बना। पंकज अपनी मां रश्मि की मौत के बाद भी उन्हें बुला न पाया। दूसरी मां ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन मन में रश्मि की ही तस्वीर बसी थी। ऐसे में अपनी नवी नवेली दुल्हन को देखा तो बचपन में होश संभालने के बाद पंकज ने बुआ के मुंह से यही सुना था कि यह तुम्हारी मम्मी की तस्वीर है, इसे प्रणाम करो। अब 3 साल का पंकज पूजा के कमरे में आकर आले में रखी अपनी माँ की तस्वीर को एकटक देखता रहता। कभी कभी वह बुआ की गोद में चढ़कर तस्वीर पर हाथ भी फेर लेता। पहले वह तस्वीर पंकज के पिता शिवानंद के कमरे में टंगी थी, क्योंकि इसके साथ उनकी कुछ यादें जुड़ी थी। कभी चित्र की नायिका ने शिवानंद से कहा भी था, अब तो मैं सशरीर यहाँ रहती हूँ, तब मेरा इतना बड़ा चित्र क्यों लगा रखा है? अब तो मैं वधू भी नहीं रही, एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। शिवानंद ने तब हंसते हुए कहा था, क्या करूँ, मेरी आंखों में तुम्हारी वही रूप समाया हुआ है, हमेशा पहले जैसा तो नहीं रहेगा। रश्मि बोली, अब तो रूप बदल गया है। नहीं रश्मि, हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम ऐसी ही याद आती रहोगी। शिवानंद भावुक होकर बोले, पहली झलक यही तो देखी थी। यह सच था कि विवाह से पहले शिवानंद और रश्मि ने एक दूसरे को देखा नहीं था। रश्मि को परिवार के दूसरे लोगों ने देखा और पसंद किया। तब जयमाला की रस्म होती नहीं थी। विवाह के समय सब कुछ इतना दबदबा हुआ था कि चाह कर भी शिवानंद पत्नी को देख नहीं सके। विवाह कर लौटे तो अपने कमरे में टंगे चित्र में पत्नी को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। इस चित्र को उनके छोटे भाई सदानंद ने खींचा था और बड़ा कराकर भाई के कमरे में लगा दिया था। रश्मि के कई बार टोकने पर भी वह चित्र उनके शयन कक्ष में लगा ही रहा। 2 साल में रश्मि ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम पंकज रखा गया। पंकज बड़े पूरे परिवार का दुलारा था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे कि रश्मि ने पुनः मातृत्व के लक्षण उभरे। घर में बेटा या बेटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। दादी कहती कि एक बेटा और हो जाए तो पंकज को भाई मिल जाएगा, दोनों भाई उसी तरह साथ रहेंगे जैसे मेरे शिवानंद सदानंद रहे। बुआ पूछती, माँ, क्या बहन भाई के सुख दुख की साथी नहीं होती? इस तरह के हास परिहास में 4 महीने बीत गए कि अचानक एक दिन रश्मि अपनी ही साड़ी में उलझकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। बच्चा पेट में ही मर गया। रश्मि की चोट गहरी थी, उसे भी बचाया नहीं जा सका। रश्मि का वधू वेश में लिया चित्र पहले जैसा टंगा रहता था। उसकी मृत्यु के बाद भी वही टंगा रहा। नन्हा पंकज पूछता तो बुआ बहलाते हुए कहती, मम्मी अभी फोटो में से निकलकर आसमान में घूमने गई है। कैसे? प्लेन में बैठकर? हाँ बेटा। बुआ, मम्मी घूमकर कब आएगी? बस 1-2 दिन में आ जाएगी। शिवानंद के विरोध पर उनका विवाह टल गया था। उस दौरान बेटी प्रभा भी शादी करके अपनी ससुराल चली गई। माँ को गृहस्थी संभालना पहाड़ लग रहा था, क्योंकि बहू और बेटे के रहते हुए उनमें निश्चिंतता की आदत पड़ गई थी। माँ मजबूरी में घर तो संभाल रही थी, पर बेटे व पोते की तकलीफ जब देखी नहीं गई तो उन्होंने शिवानंद पर फिर से शादी कर लेने का दबाव यह सोचकर बनाया कि पत्नी आने के बाद पंकज की देखभाल हो जाएगी और शिवानंद का मन भी लग जाएगा। शिवानंद भी थोड़ा टाल मटोल के बाद फिर से विवाह के लिए तैयार हो गए। शिवानंद की वकालत अच्छी चल रही थी। अपना बड़ा सा मकान था। पिता भी शहर के जाने माने वकीलों में से थे। उनके विवाह के 4 वर्ष छोड़ दिए जाए तो सब तरह से वे सुयोग्य वर थे। एक बेटा था तो उसे भी देखने वाले बहुत लोग थे। शिवानंद की फिर से विवाह की तैयारी होने लगी। चढ़ावे के लिए नई साड़ियां और गहने आए। रश्मि के गहने भी थे, जिन्हें नई बहू को देने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। प्रभा ने यह कहते हुए कि रश्मि भाभी के कुछ गहने चढ़ावे पर नहीं जाएंगे, अलग रख दिए। तुम्हारा मन है तो बाकी मुंह दिखाई में दे देंगे। माँ ने दुलार में कहा, मांग टिका अभी चढ़ावे के समय जाने दो। नहीं माँ, इन्हें भी अलग ही रहने दो। बेटी प्रभा बोली, सब कुछ मुझे पंकज के विवाह में देना है। दुलार भरी हंसी से माँ ने कहा, पंकज के बहू के लिए पुराने गहने? अरे पगली, अब तक कितना नया चलन हो जाएगा। प्रभा मचलते हुए तब बोली थी, अम्मा यह सब अलग ही रख ले। वह लहंगा चुनरी भी सभी कुछ मेरे कहने से। लाडली बेटी की बात अम्मा ने मान ली और बहू शिका के लिए सब कुछ नया सामान चढ़ावे में भेजा गया। अम्मा ने टोका अवश्य था कि बेटी नई बहू पंकज को उसका हिस्सा नहीं देगी। आखिर उसका हिस्सा तो रहेगा ही, उसके अपने भी तो होंगे। अम्मा,
यह सब अलग जमा कर दे। माँ के मन में विवाद उठा। लड़की अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही है, पर भतीजे के लिए ममता का यह रूप भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह हुआ, शयन कक्ष सजा। कुछ याद करते हुए माँ ने आदेश दिया और उस दिन रश्मि का वधुवेश में सालों से टंगा चित्र वहां से हटकर पीछे एक कमरे में लगा दिया गया। प्रभा ने देखा तो वह विचलित हो उठी और वहां से हटकर तस्वीर को पूजा के कमरे में लगाने लगी। पंकज ने तोतले आवाज में पूछा, बुआ क्या कर रही हो? मम्मी ऊपर से आएगी तो रास्ता भूल जाएगी ना? मम्मी आ गई है। यह कहते हुए प्रभा ने पंकज को नववधु शिखा की गोद में बिठाया तो वह यह कहते हुए गोद से उतर गया, नहीं, यह मेरी मम्मी नहीं है। शूल सा लगा शिखा को सौतेले बेटे का कथन। पंकज अपना हाथ छुड़ाकर उस कमरे में चला गया जहां पहले उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी, पर वहां चित्र नहीं था। अरे, मेरी मम्मी कहाँ गई? करुण स्वर में चित्कार कर उठा, देखो पंकज, यह है मम्मी, तुम भूल गए, वह अब यहाँ आ गई है, सब उनकी पूजा करेंगे ना? प्रभा को लगा कि नई माँ लाकर पंकज के साथ अन्याय किया गया है। पंकज के प्रति उसकी अगाध ममता ही थी जो उसने रश्मि भाभी के गहने शिखा भाभी को न देने की जिद की थी। शिखा ने 2 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था। पंकज भी जैसे जैसे समझदार हुआ, उसने माँ को माँ का सम्मान ही दिया और भाई बहन को अपना माना। मन में कोई द्वेष नहीं था, पर पूजाघर में जब भी पंकज जाता, माँ की तस्वीर को बेहद श्रद्धा से देखता। बीतते समय के साथ पंकज इंजीनियर बना तो विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। उसकी राय मांगी गई तो प्रोफेसर की बेटी निधि उसे पसंद आई। प्रोफेसर ने शिवानंद को सपरिवार घर आने का निमंत्रण दिया। प्रभा उसी दिन ससुराल से आई थी। बोली, मैं भी भाभी के साथ लड़की देखने चलूंगी बुआ। पंकज बोला, मुझे कुछ जरूरी काम को पूरा करने के लिए अभी बाहर जाना है। आप और माँ लड़की देखने चली जाएं। आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। लड़की देखने के औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 माह के अंदर शादी हो गई और निधि दुल्हन बनकर पंकज के घर आ गई। अब प्रभा ने रश्मि का चित्र पूजा घर से हटाकर पंकज के कमरे में लगा दिया। आज सुहागरात है। यह सोचकर प्रभा ने अपनी पसंद के कपड़े निधि को पहनाए। फिर वे सभी गहने जो कभी रश्मि ने शादी के मौके पर पहने थे और जिसे आज के दिन के लिए प्रभा ने माँ के पास रखवा दिए थे, निधि को गहने पहनाकर देखा तो देखती रह गई। उसे लगा जैसे चित्र में से निकलकर रश्मि आ गई है। अनुकृति ही नहीं, असल में है वही। शयन कक्ष में सुहाग सेज पर प्रतीक्षा में बैठी निधि को देखकर पंकज विक्षिप्त हो उठा। मम्मी मम्मी, तुम आ गई। पंकज के कहे शब्दों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी भाभी और बहनें विस्मय से चीख पड़ी। प्रभा बुआ, देखिए ना, पंकज को क्या हो गया है? उधर उसके सामने खड़ी निधि विस्मय, अकुलाहट, अचकचाहट से उसे देखती रह गई। पंकज, क्या है? क्या कह रहे हो? वह निधि है, तुम्हारी पत्नी। बुआ बोली। मम्मी कहाँ से आ गई? पागल हो गए हो? आ गई है ना बुआ, देखिए ना। विस्मय, आश्चर्य, अनहोनी के डर से कांपती प्रभा बुआ अपने को अपराधीन मानती हुई पंकज को घसीटकर निधि के पास कर आई और निधि का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोली, पंकज, यह तुम्हारी पत्नी है। नहीं, बुआ का हाथ झटक कर निधि बोली, इन्होंने मुझे मम्मी कहा है। मैं दूसरे संबंध की कल्पना नहीं कर सकती। मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती। कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी निधि को समझाया कि वैदिक मंत्रों के बीच तुमने 7 फेरे लिए हैं और कहे के रिश्ते का क्या मूल्य है बेटी, उसे नाटक समझकर भूल जाओ। इस बीच निधि मायके गई तो फिर ससुराल आने का नाम ही नहीं लेती थी। तब घर वालों ने ऊंच नीच समझाकर उसे किसी तरह ससुराल भेज दिया। पंकज का भ्रम टूट जाए इसके लिए सब तरह के उपाय किए गए। मनोचिकित्सक से परामर्श भी लिया गया। रश्मि का चित्र पंकज के कमरे से हटाकर अलमारी में बंद कर दिया गया था। रश्मि के पहने गहने और कपड़े अलग रख दिए गए। इसके बाद सालों बीत जाने पर भी निधि के मन में पंकज के प्रति प्रणय के अंकुर न फूटे। उसके नाम से ही उसे अरुचि हो गई थी। मन बहल जाए इसीलिए पिता ने बेटी को पीएचडी करने की प्रेरणा दी ताकि अध्ययन में व्यस्त होकर वह अपने अतीत को भूल जाए। उधर पंकज को भी
एक दो बार अवसर दिया गया कि स्थिति में सुधार हो, किंतु वह न सुधर सका। उसकी ऐसी मनोदशा देख पिता शिवानंद ने उसका निधि से संबंध विच्छेद करवा दिया। कुछ सालों बाद निधि का अपने संयोगी से प्रेम विवाह हो गया। पंकज के मन पर जो गहरा आघात लगा था वह वर्षों के इलाज से थोड़ा बहुत सुधरा, किंतु कभी कभी वह दिमाग का संतुलन खो बैठता था। सरकारी नौकरी थी, चल रही थी, पर कभी भी उसके छूटने की आशंका बनी रहती थी। उसके पुनर्विवाह के लिए संबंध आते रहे, किंतु पिता शिवानंद ने कहा कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वह किसी की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। प्रभा बुआ अपने सौम्य सुंदर सुयोग्य भतीजे को पागलपन के कगार पर लाने के लिए खुद को दोषी मानती है, आंसू बहाती है और कहती है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लाड की ऐसी परिणति होगी।